नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के डेली करंट अफेयर्स अंक में। इसमें हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, क्योंकि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत रिलेवेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, राइट। और इसमें जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे उस जानकारी को आप याद करिएगा, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क भी करिएगा, उसके डिटेल में जाइएगा, बिकॉज ऐसी जानकारी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट कोड से। कोड है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। जी हाँ, मतलब ये है कि आपका जो ख्वाब है, आपका जो सपना है, आप जिस मंजिल को पाना चाह रहे हैं, मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ते को भी आपको तय करना पड़ेगा। मतलब उस रास्ते की जो दूरी है, उस दूरी को आपको तय करना पड़ेगा। दूरी को तय करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना। बिकॉज़ दोस्तों ये वो दूरी नहीं है जो आप अपनी कार से, बस से, ट्रेन से या प्लेन से तय करते हैं। ये वो दूरी है जिसे आपको अपने कदमों से चलकर तय करनी पड़ती है। खून पसीना एक करना पड़ता है, राइट? आई होप आप इस कोड का मतलब ज़रूर समझ पा रहे होंगे, आप सब समझदार हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन मेन सीनियर नेशनल फुटबॉल टीम इन फीफा वर्ल्ड रैंकिंग? फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का स्थान क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 106, 104, 102 या 101। तो यहाँ पे बात की जा रही है राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का स्थान क्या है फीफा की जो रैंकिंग की लिस्ट निकली है उसमें, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका आंसर है 104 जी। तो आंसर को अच्छे से याद कर लें। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के जो यहाँ पे लिस्ट निकली है उसमें इंडिया का जो एक तरीके से स्थान है वो 104 है, राइट? तो अच्छे से आप याद कर लीजिए। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर आप इस रैंकिंग लिस्ट की बात करें तो टॉप 10 जो कंट्रीज़ आई हैं उनको भी आप जान लीजिए। टॉप 1 पे जो कंट्री आई है दैट इज़ ब्राज़ील, फिर बेल्जियम, अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल। यानी कि 10th प्लेस पे पुर्तगाल है, फर्स्ट पे ब्राज़ील है, सेकंड पे बेल्जियम है। इस तरीके से आप ये टॉप 10 कंट्रीज़ देख सकते हैं, राइट? अगर हम यहाँ पे फीफा के स्टैटिक जानकारी के टर्म में समझना चाहें, तो मैं आपको बता दूँ कि फीफा जो है वो एक गवर्निंग बॉडी की तरह काम कर रही है और पूरे वर्ल्ड में जो भी फुटबॉल रिलेटेड इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, उसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती है, राइट? और इससे रिलेटेड जो भी इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये उसको मॉनिटर करती है, राइट? तो फीफा एक बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी है और इस समय अगर देखें कि इसके प्रेसिडेंट कौन हैं, तो मैं आपको बता दूँ, वो हैं जियानी विंसेंजो इन्फैंटिनो। ये स्विस इटालियन हैं और फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर हैं किसके? फीफा के। मतलब इस समय करंट जो प्रेसिडेंट हैं, वो हैं जियानी विंसेंजो इन्फैंटिनो, राइट? उनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हैं इस समय करंट प्रेसिडेंट किसके? फीफा के, राइट? और देखिए यहाँ पे फीफा 2022 का वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाला है। कब होने वाला है? ये भी आप जान लीजिए। ये नवंबर 2022 से कब दिसंबर तक चलने वाला है, राइट? तो यहाँ पे डेट दी गई है 21 नवंबर से स्टार्ट होगा और दिसंबर 18 तक ये चलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूरी दुनिया एक तरीके से जो-जो कंट्रीज़ या जो-जो ऑडियंस फुटबॉल में इंटरेस्ट लेती है, ज़रूर इन मैचेस को देखेगी। तो अपने आप इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लीजिए और ये जो वर्ल्ड कप है वो कतर में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, राइट? तो जो डिफरेंट स्टेडियम्स हैं, उन स्टेडियम्स का नाम भी आप अच्छे से याद रखिएगा और वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स बनेंगे उस पे बेस्ड वो जानकारी हम आपको तो वीडियो में बना के देंगे ही, लेकिन फिर भी आप अपने से यहाँ पे एक वर्क ज़रूर कर लीजिए, एक लिस्ट निकाल लीजिए कि किन-किन स्टेडियम्स में मैच होने वाले हैं, किन-किन डेट्स को होने वाले हैं, किस-किस कैटेगरी में कौन-कौन सी टीम शामिल हैं, राइट? सब बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following state or UT will host the G20 Summit 2023? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस गिवन है उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली या हिमाचल प्रदेश। तो आप सबको यहाँ पे मैं करेक्ट ऑप्शन बता दूं। इसका करेक्ट ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर।
राइट? तो आप अच्छे से जान लीजिए, पहली बार ये होने जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर को एक तरीके से जो स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा था अभी तक, तो उसको हटाने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में इतना बड़ा इंटरनेशनल एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ होने जा रहा है। जी 20 राइट? तो ये ऑर्गेनाइज़ करेगा, मतलब जी20 की जो होस्टिंग है वो इंडिया को सौंपा गया है और यहाँ पे जो होस्टिंग यूटी है वो जम्मू एंड कश्मीर है, राइट? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से जान लीजिए। अगर हम यहाँ पे जी20 को थोड़ा और समझना चाहें स्टैटिक जानकारी के टर्म में, तो मैं आपको बता दूँ कि जी20 जो है वो 1999 में फाउंड किया जाता है एक इंटरनेशनल फोरम के रूप में, और ये जो फोरम है वो मेंबर कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं और उन कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स हैं, उनका बेसिकली यहाँ पे ये फोरम होता है, राइट? तो अभी आप जान लीजिए कि ये 19 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन यूनियन का एक फोरम है। फोरम में कौन होते हैं? गवर्नमेंट्स होती हैं, और गवर्नमेंट्स के जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं, उनका बेसिकली ये फोरम होता है, राइट? तो इस समय अगर हम देखें कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, ईयू है, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, राइट? इस तरीके से ये सारी कंट्रीज़ हैं। टोटल कितनी हैं? अ, 20 कंट्रीज़ हैं, 19 कंट्रीज़ हैं, और ये यहाँ पे क्या है, यूरोपियन यूनियन भी है, राइट? तो अच्छे से इसको आप दिमाग में रख लीजिए। इसके टर्म में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। जब भी यहाँ पे ये इवेंट होगा, यानी कि जो जी20 का 2023 इवेंट होगा, उस पे बेस्ड जो भी जानकारी होगी ज़रूर आपको वीडियो में बना के दी जाएगी। लेकिन ये स्टैटिक जानकारी आप दिमाग में ज़रूर रखिए, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड बैंक has approved how much dollar loan to modernize India's railway logistics infrastructure? विश्व बैंक ने भारत के रेलवे रसद बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए कितने डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस गिवन है 500 मिलियन, 245 मिलियन डॉलर, 245 बिलियन डॉलर, या 200 मिलियन डॉलर। तो यहाँ पे आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज 245 मिलियन डॉलर, राइट? तो ये राशि है जो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे इंडिया को एक तरीके से सैंक्शन किया है, ऑथराइज़ किया है, और किसके लिए किया है? इंडियाज़ रेलवे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडिया का जो एक तरीके से एम्बिशन है कि वो रेलवे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाह रहा है, मजबूत करना चाह रहा है, जिससे जो एक तरीके से माल ढुलाई की सुविधा है, या माल ढुलाई का जो खर्च है उसको कम किया जा सके। और माल ढुलाई का जब भी बात आती है दोस्तों, तो वहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है कि जब भी पूरे देश में माल ढुलाई या ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जब एक खामियाँ देखी जाती हैं, तो उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए और रेल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए। रोड के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो क्या होता है कि खर्चीला भी होता है, और पॉल्यूशन भी उससे काफ़ी खर्च हो, मतलब उससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है। यूँ समझ लें कि जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज़ में जो ट्रांसपोर्टेशन का रोल रहता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स के थ्रू जो ग्रीन हाउस गैसेज़ का एमिशन होता है, यूँ समझ लीजिए कि उनमें से 90 टू 95% जो पार्ट रहता है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन से आता है, राइट? तो ये कितना खतरनाक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो इन सब चीज़ों को एक तरीके से कंसीडर करते हुए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के रेलवे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाह रही है, और उसने यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है। कितना है? 245 मिलियन डॉलर का, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक को समझना चाहें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक जो है वो एक लार्जेस्ट सोर्स है पूरी दुनिया में फंडिंग और नॉलेज के लिए, और किनके लिए? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो अपने आप को विकसित करना चाह रही हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाह रही हैं, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो गोल्स उन्होंने सेट किए हैं, उनको अचीव करने के लिए वर्ल्ड बैंक उनकी मदद करता है, ताकि वो कंट्रीज़ भी विश्व पटल पर अपने आप को मजबूती से खड़ा कर पाएँ। वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। और वर्ल्ड बैंक अपना जो एम लेके चलता है, अपना जो एम्बिशन लेके चलता है, अपना जो प्लान लेके चलता है, और उसके डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बेसिकली अपने 5 इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये इस चीज़ को कर पाता है। वो 5 इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे आईबीआरडी एक इंस्टीट्यूशन है। आईबीआरडी का मतलब यहाँ पे ये है कि द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये एक इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक का, जिसके माध्यम से वो गरीब कंट्रीज़ की मदद करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करता है, राइट?
और रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के टर्म में ये काम करता है इंस्टीट्यूशन। आईडीए दूसरा इंस्टीट्यूशन है, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, राइट? डेवलपमेंट का एसोसिएशन है, मतलब इस पे एक तरीके से थिंक टैंक की तरह ये काम किया जाता है कि पूरे दुनिया में जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जिन्होंने भी हमें अप्रोच किया है, जिन्होंने भी हमसे मदद माँगी है, या इंडिविजुअल तौर पे अगर हम देखना चाहें कि किस डेवलपिंग कंट्रीज़ में किस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सारा एक बेसिकली क्या है, थिंक टैंक है, एसोसिएशन है, राइट? आईएफसी, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये फाइनेंस कॉर्पोरेशन का एक संघ है, राइट? एंड माइगा, द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। नेक्स्ट है आईसीएसआईडी, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अपने जो भी इनके रूल्स हैं, उन रूल्स के माध्यम से, अपने प्रोटोकॉल्स के माध्यम से वर्क करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करते हैं। और वर्ल्ड बैंक का जो गोल है, वर्ल्ड बैंक की जो एक तरीके से जो मतलब उसका जो एम है पूरी दुनिया को मदद करने की, डेवलपिंग कंट्रीज की, उसको जस्टिफाई करते हैं, राइट? तो इन इंस्टीट्यूशंस को जानना बहुत जरूरी है, इनके डिटेल में भी आप और जा सकते हैं, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following has been appointed as member in the advisory committee of SIFL and SFL? निम्नलिखित में से किसे SIFL और SFL की सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस गिवन है, आर सुब्रमण्यम कुमार, टीटी श्रीनिवास राघवन, फारूक एन सुबेदार या वेंकट नागेश्वर चलसानी। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट के टर्म में बात की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये सेक्शन भी। इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट होती हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट हुई है वो SIFL और SEFL की सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में बात की जा रही है, राइट? तो इसका आंसर जान लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है वेंकट नागेश्वर चलसानी, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। SIFL जो SEFL है, ये एक तरीके से आरबीआई के लिए यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी की तरह काम करती हैं और ये फाइनेंस सर्विसेज भी देती हैं, राइट? तो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप डिटेल में समझ सकते हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who has been appointed as president of India International Center? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब यहाँ देखिए फिर अपॉइंटमेंट के टर्म में बात की जा रही है और काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की बात की जा रही है और ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, श्याम सरन, KN श्रीवास्तव, A माधवन, NN वोहरा। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन जान लीजिए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है श्याम सरन। जी हाँ, श्याम सरन को अपॉइंट किया गया है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के प्रेसिडेंट के रूप में। नाम अच्छे से याद कर लीजिए। रही बात इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की, तो इसको भी समझ लेते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यानी कि IIC जो है वो एक नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यू दिल्ली में यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, राइट? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये ऐसी ऑफिस है जिसमें आर्टिस्ट हैं, एकेडमिशियंस हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं और ज्यूरिस्टिस जो हैं, पार्लियामेंट्रियन हैं, डॉक्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और भी जो पर्सन्स हैं जो अदर प्रोमिनेंट डोमेन से आते हैं। तो अगर उन लोगों की एक मीटिंग हो, उन लोगों का अपना एक विचार हो देश पे चल रही सिचुएशंस पे या किसी इंडिविजुअल कोई थॉट प्रोसेस है, किसी का कोई उसमें पॉइंट है ना? तो ये एक तरीके से ये थिंक टैंक की तरह काम करता है। इस बिल्डिंग में, इस ऑफिस में इन सारे जो इंटेलेक्चुअल्स की अगर हम बात करें तो जब इनकी मीटिंग होती है, जब वे बैठते हैं तो एक नई विचारधारा का जन्म होता है या यूँ कह लें कि जो कोई इश्यू चल रहा होता है तो उसको सॉर्ट आउट करने की सोचा जाता है कि इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है या कोई नया एक्शन प्लान बनाना है किसी चीज़ के टर्म में, तो उसमें भी ये सोच विचार करते हैं, राइट? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक मीटिंग प्लेस है फॉर कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल ऑफरिंग्स। मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए। जो कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल ऑफरिंग्स होती हैं जो सांस्कृतिक और जो इंटेलेक्चुअल मुद्दे होते हैं उन पे ये डिस्कस करते हैं और वहाँ पे एक सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं, राइट? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जान लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In which country ONGC Videsh Limited has recently announced the discovery of the oil? ONGC Videsh Limited ने हाल ही में किस देश में तेल की खोज की घोषणा की है? ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, कोलंबिया, वेनेजुएला, कनाडा या लीबिया। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है कोलंबिया। जी हाँ, कोलंबिया कंट्री में ONGC विदेश लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए। यहाँ पे ONGC विदेश लिमिटेड क्या है, ONGC कंपनी क्या है, किस तरीके से इंडिया में काम करती है, किस तरीके से विदेशों में काम करती है
और विदेशों में जब भी बात आती है तो किन-किन कंट्रीज़ में इनके प्लांट्स लगे हुए हैं या इनकी खुद की जो डिस्कवरीज़ हुई हैं वो कौन-कौन सी रही हैं। अब जैसे यहाँ पे हाल ही में आ गया है कि कोलंबिया में इन्होंने खोज की है और कोलंबिया आपको मालूम होना चाहिए कोलंबिया जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, राइट? इम्पोर्टेंट कंट्री है और देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वेनेजुला एक कंट्री यहाँ पे ऑप्शन में रखा गया है। वेनेजुला में बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल रिज़र्व है, राइट? प्रोडक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे वेनेजुला जो है रिज़र्व के टर्म में कंसीडर किया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल के भंडार मौजूद हैं, राइट? तो वेनेजुला को भी अच्छे से याद करिए, कोलंबिया यहाँ पे नई डिस्कवरी है बाय दी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। अच्छे से जान लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे अमिताभ कांत, परमेश्वर अय्यर, अनिरुद्ध देशगुप्ता या दामोदर शर्मा। तो आपके लिए यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है दैट इज परमेश्वरन अय्यर, राइट? अच्छे से याद कर लें। नीति आयोग के नए कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए गए हैं। इसके पहले यहाँ पे जो सीईओ थे वो थे अमिताभ कांत। ये पूर्व सीईओ थे, राइट? अच्छे से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के सीईओ की बात हो रही है और अगर इसके स्टैटिक जानकारी की बात करें दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लानिंग कमीशन था देश में, यानी कि जो योजना आयोग इसके पहले काम कर रहा था, उसी को रिप्लेस करके एक नए इंस्टीट्यूशन को रखा गया, जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। कब रखा गया इसे? जनवरी 1, 2015, राइट? और बॉटम अप अप्रोच मोटो के साथ इसको एस्टैब्लिश किया गया, राइट? और इसका जो विज़न है वो ये है कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट इन एनकोइंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि जो सहकारिता संघ का एक जो थॉट है उसको बढ़ावा देना, उसके माध्यम से देश को एक तरीके से देश को प्लान बना के देना और उसके टर्म में काम करवाना। जो एजेंसीज़ हैं जो एक तरीके से डेवलपमेंट में सीधा रोल अदा करती हैं, उन एजेंसीज़ को, उन संघों को राय देना, मशवरा देना, उनके लिए प्लान तैयार करना, उनके लिए डेटा देना कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। बेसिकली जो है नीति आयोग एक खाका तैयार करता है या यूँ कह लें कि गवर्नमेंट के लिए ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है, राइट? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से जान लें। प्लानिंग कमीशन को भी डिटेल में पढ़ लें कि प्लानिंग कमीशन किस तरीके से काम करता था, प्लानिंग कमीशन के क्या-क्या अचीवमेंट्स रही हैं, उनको भी पढ़ना ज़रूरी है, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। India has recently successfully test fired missile VLSRSM. Which type of missile is this? भारत ने हाल ही में VLSRSM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है एयर टू सी, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस या सरफेस टू एयर। तो यहाँ पे मिसाइल की बात की गई है जिसका नाम है VLSRSM और पूछा जा रहा है किस टाइप की ये मिसाइल है। तो आपको मैं करेक्ट ऑप्शन बता दूं, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है सरफेस टू एयर, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, राइट? मिसाइल जितनी भी मिसाइल्स हैं और जिस टाइप की मिसाइल हैं उनकी मारक क्षमता क्या है, राइट? ये सब आप एक नोट्स बना के जरूर रखिए। स्टैटिक जीके के टर्म में भी इनको पूछा जाता रहता है और करंट अफेयर्स में तो इस तरह पूछ ही लिया जाता है कि हाल ही में कौन सी मिसाइल टेस्ट किया गया है, उसकी मारक क्षमता कितनी है ना? कहाँ से टेस्ट किया गया है या इसकी जद में कौन-सा कौन-सी दूरी या कौन-सा कंट्री ऐसी जगह का नाम पूछ लेगा, कौन उसकी जद में आता है, राइट? तो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस को आप ज़रूर समझते हैं, बस सिर्फ सोचने की देरी है। आप सोचिए और उस पे वर्क करिए बिकॉज़ इस वीडियो सीरीज़ में 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि आपको बहुत डिटेल में आपको समझाया जाए और बहुत डिटेल में समझाएँगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना? सिर्फ यहाँ पर्पज़ ये है कि जो बन सकने वाले एमसीक्यूज़ हैं वो आपको बताया जाए, है ना? और उसपे बेस्ड जो स्टैटिक जानकारी है, जो बेसिक जानकारी है वो भी आपको बता दी जाती है, राइट? तो चलिए अच्छे से याद कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तपन कुमार डेका has been recently appointed as director of which intelligence agency? तपन कुमार डेका को हाल ही में किस खुफिया एजेंसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है CIA, IB, रॉ या CBI। अगेन यहाँ पे अपॉइंटमेंट के टर्म में क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टर की बात की जा रही है, राइट? तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो
देश के अंदर खुफिया एजेंसी की तरह काम करती है। मतलब देश में अगर कोई भी अ, गुप्त जानकारी हासिल करनी है या कोई भी मतलब कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर चल रहा होता है, उससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी इकट्ठी करती है, तो वो ये बॉडी इकट्ठी करती है, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इकट्ठी करती है, राइट? तो उसके डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है तपन कुमार डेका को। अच्छे से याद कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who has become the first Indian to win silver medal in Asian Track Championship? एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शंस गिवन है रोनाल्डो सिंह, महिता मोहन, शंकर शरद कुमार या लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। इससे करेक्ट ऑप्शन जान लीजिए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है रोनाल्डो सिंह। जी हाँ, रोनाल्डो सिंह ने एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव प्राप्त किया है। अच्छे से जान लें यहाँ पे एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप का मतलब बेसिकली यहाँ पे एशियाई साइक्लिंग ट्रैक चैंपियनशिप से है, राइट? और ये जो चैंपियनशिप है वो इस बार दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है और ये है रोनाल्डो सिंह, इनको अच्छे से आप पहचान लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे इस चैंपियनशिप की बात करें तो ये एक एनुअल कॉन्टिनेंटल साइक्लिंग चैंपियनशिप होती है, राइट? और इसको ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप भी बोलते हैं 2017 से। और इसके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो रोड एंड ट्रैक साइक्लिंग पे होते हैं सेपरेटली, मतलब कि रोड पे भी कॉम्पिटिशन होता है, रोड फॉर्मेट में भी और ट्रैक फॉर्मेट में भी होता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप जान लें और रोनाल्डो सिंह का नाम आप अच्छे से याद कर लें। इनके नाम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है या जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है, उसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट? तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आपने जितने भी क्वेश्चन्स देखे, उनके आंसर्स को अच्छे से याद कर लें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपने मार्क ज़रूर कर लिया होगा। वो नोट करते रहें और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में उनको रिवाइज़ करके जाएँ। वहाँ पे जानकारी से बेस्ड आपको सवाल बन सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, राइट? चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और आप अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। उनको बताएँ कि रोज़ सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आपको दी जाती है और इस वीडियो में आपसे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं, राइट? तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे। थैंक यू।